वेलकम बैक सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हमजा मैं आपको एक वाकया सुनाऊं और आपके साथ देखने वालों को भी। पिछले दिनों मैं एक शॉपिंग के लिए गई, कपड़े खरीद रही थी, तो मुझे बताया एक शॉल सर्दियों की, मुझे बताया ये टिकटॉक शॉल है। अच्छा, मैंने कहा वो क्या होती है टिकटॉक शॉल? उन्होंने कहा जी ये टिकटॉक शॉल है। तो फिर मैंने उसे खोल के बाकायदा देखा कि ये किस किस्म की शॉल है, लेकिन ये होती है किसी चीज़ की अवामी मकबूलियत और पजीराई कि उसकी शॉल जो है ना वो भी टिकटॉक हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे ही मतलब कि मैंने नहीं सुना था, मैंने सुना है। मैं अब जाके देखूंगा कि टिकटॉक लेके जाऊंगी आपको। चले हम इसको देखेंगे और फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे ये टिकटॉक। और लेकिन एक और चीज़ है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना वो खासी कंफ्यूज हो गई है टिकटॉक की वजह से। और सोशल मीडिया की ऐप कई कीमती ज़िंदगियां निकल गई है, कई घरों को उजाड़ चुकी है। हमने पहले भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि खातून ने अपने शौहर के फौत होने की ये खबर जो है सामने लेके आई थी, वो टिकटॉक वीडियो के ज़रिए, और उसके बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ गए थे। असल में ये एज होती है ना जिसे हम टीन एज कहते हैं, तो इस एज पे खुद नुमाई, अपने आप को, अपनी तारीफ किए जाने का शौक, अपने आप को साबित करने का जुनून, ये हर इंसान में होता है। इसीलिए ये जो है ना नादानी की उम्र कहते हैं। अब उसमें टूल एक ऐसा हाथ में लग जाए कि जिसमें आप अपने आप को कभी गन पकड़ के दिखा रहे हैं कि मैं तो बड़ा माचो हूँ, कभी आप उल्टे सीधे कोई करतब करके दिखा रहे हैं मैं तो बड़ा शाहजोर हूँ, देखो सारी लड़कियों मुझसे इम्प्रेस हो जाओ। और लड़कियां भी रही हैं और अच्छा, तो लड़कियां भी कभी ऐसे करके और कभी ऐसे करके वो दिखा रही हैं कि हमारे फॉलोअर्स में बहुत ज्यादा हो जाए। तो ये एज नादानी की, और बंदर के हाथ लग जाए अगर कोई भी इस तरह की बंदर के हाथ टिकटॉक जो होता है नादान जो है ना एक नादानी की उम्र में, तो वो हो रहा है हमारे साथ। पीटीए ने टिकटॉक पे पाबंदी लगाई, हमने देखा, मगर कुछ ही दिनों में उन्होंने कहते हैं ना रिवर्स किया अपना फैसला। और रिवर्स करना ही था, ये पहले ही पता था कि वो नहीं सस्टेन कर सकेंगे उस प्रेशर को जो कि आएगा, इतनी फॉलोइंग और फिर इस ऐप की जो बैकग्राउंड है कि जहाँ से ऑपरेट होती है, इसका जितना बिजनेस है। और वजह फिर यही है कि दोबारा ऐसे वाकयात शुरू हो गए। और अब एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या सिंध के शहर खैरपुर में पेश आया है कि हमने इस पर बात करनी ज़रूरी समझी कि जहां अपने घर को आग लगाने वाली टिकटॉक गर्ल मारवी खिलजी जो हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ गई, अपने ही घर को आग लगा दिया। वैसे ये तो ना कोई मेंटल सिकनेस की कोई और ही लिमिट है। यानी ये टिकटॉकर ने बीमार वालिद से मॉडलिंग के लिए 2 लाख मांगे, वालिद के इनकार पर मुलजिमा ने घर को ही आग लगा दी, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जल गई। और फिर मतलब ये वीडियो भी डाल दी, ये उसको हाईलाइट भी किया, मतलब ना उस पर शर्मिंदगी भी नहीं है, शर्मसारी भी नहीं है, इत्तफाकन भी नहीं है। उसके बाद एक होता है ना एक बंदा एक इमोशनल हाइप में कोई काम कर जाता है और उसके बाद उसे एहसास होता है कि वो गलत हो गया, वो एहसास भी नहीं है। एहसास नदामत तो है ही ये नहीं। सही और गलत की तमीज़ भी नहीं है कि आप एक दफ़ा कर गए लेकिन आपको एहसास ज़रूर है कि आप गलत कर रहे हैं। आप कर रहे हैं और आपको ये यकीन है कि जो आप कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, और आप उसको बड़े फ़ख्र से पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। ये है वो पॉइंट जो कि इस सारी वीडियोज़ और इस मामलात में बहुत अहम है। और फिर लड़की के वालिद ने ही बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार किया, अदालत पेश किया, जहां 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि लड़की का वालिद फॉलिज का मरीज़ है और वापडा का रिटायर्ड मुलाजिम है। 2 लाख रुपया वालिद से ये तलब कर रही थी, मांग रही थी, जिसके बाद के लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला नाखल्फ औलाद किसी को ना दे। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको फर्माबरदार और नेक औलाद जो है वो नसीब करे, क्योंकि औलाद से बड़ी आजमाइश कोई नहीं है। लेकिन मरियम से हम मैरी से बात करेंगे। मैरी परवेज़ हमें ज्वाइन कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। मैरी, जो कुछ हम कह रहे थे इसमें कितनी हकीकत और सदाकत, और ये क्या हो रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, इसके कोई भी मेंटल इलनेस जब होती है तो उसके मल्टीपल फैसेट्स होते हैं। हम किसी एक चीज़ को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि यही इसकी वजह होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जब अब केस है कि बहुत ही जितना ये सिंपल लग रहा है एज इट इज़ कि एक बच्ची ने ये हरकत जो है की है, उतना ही इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजूहत ये हैं कि नंबर 1 मेंटल इलनेस या सिकनेस, जैसे आपने एक टर्म अभी यूज़ की, इसकी हमेशा हमें बेस देखने की बहुत इम्पॉर्टेंस देनी उसको ज़रूरी होती है हमें, कि उसकी बेस क्या है, उसकी अंडरलाइंग रीजंस क्या है। हमारे यहाँ पर होता ये है कि क्योंकि बच्चे भी और पेरेंट्स भी काउंसलिंग को, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी कुछ कंसिडर नहीं करते। हम लोगों ने शायद बच्चा पैदा करने से कोई ये नहीं सोचता कि शायद हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है या हमें में भी एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि हमने अपने बच्चे की तरबियत किस तरीके से करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन आई वुडंट वांट टू बैश पेरेंट्स कि पेरेंट्स ही हैं जिनकी वजह से ऐसी कोई चीज़ आती हो, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है
कि टीनेजर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 टिल द एज ऑफ लेट्स से 17 to 18 उसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि आपके फोरहेड के पीछे का रीजन होता है, ये डेवलपमेंट अभी चल रही होती है। हमें बज़ाहिर ये लग सकता है कि ये बच्चा अब एक एडल्ट हुड की तरफ आ रहा है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट अभी ऑनगोइंग होती है। और उस डेवलपमेंट का सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो ये होता है कि उस बच्चे की जजमेंट, उसकी इमोशनल सिचुएशन या स्टेबिलिटी, और उसके अलावा उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस वक्त कम्प्लीटली फ्लॉड होती है, जिसकी वजह से रिस्क टेकिंग, जिसकी वजह से रिबेलियस हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा पड़ जाना, ये उसकी नेचर का काइंड ऑफ एक पार्ट बन जाता है। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, हर बच्चा इस तरह से नहीं होता। और दूसरा ये जो जिस किस्म का केस है ये तो बहुत ही काइंड ऑफ एक कॉम्प्लेक्स भी है। और उसके अलावा ये कि ये साइकोपैथोलॉजी में ऑलमोस्ट आ जाता है, जिसके अंदर एक इंसान को रिमोर्स ही नहीं है, उसको रिग्रेट नहीं है, उसको गिल्ट नहीं है कि मैंने ये जो हरकत की है वो सही है या गलत है। ये कैसे हो सकता है? आई मीन एक आप रिलीजन को छोड़ दें, आप हर चीज़ को छोड़ दें, सही और गलत की तमीज़ तो हर मुआशरा, हर मज़हब, हर कानून, हर इंसान के अंदर है कि ये गलत हो गया। ये कैसे हो जाता है कि ये भी एहसास ख़त्म हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं नुकसानदेह है, ये तकलीफ़देह है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है? अच्छा, जैसे मैं बता रही हूँ कि एक साइकोपैथोलॉजी है। साइकोपैथोलॉजी का मतलब ये कि दैट मीन्स कि इट हैज़ गॉन टू सम एक्सट्रीम एक्सटेंट, जिसका मतलब ये भी है कि अब दिस पर्सन माइट बी फॉलिंग इनटू सम मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक इंसान को काइंड ऑफ एक्सट्रीम एंड्स पे ले जाता है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि इंसान के अंदर ग्रे एरिया नहीं रहा, कि जिसके अंदर वो क्या कहना चाहिए कि वो जजमेंट कर सके कि क्या सही और क्या गलत है, वो एक्सट्रीम पे है, या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। उसके वो सही गलत के फैसले करने की जो तमीज़ या एबिलिटी जो है वो ही डिस्टॉर्ट हो चुकी होती है। इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या मेंटल प्रोसेसिंग होती है आपकी ब्रेन की, जब वो डिस्टॉर्ट हो जाए, जब वो नेगेटिव ट्रेल ऑफ थॉट्स की तरफ चलना शुरू कर दे, तो तब हम कहते हैं कि इस इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो फ्लॉड हो गई हैं, डिस्टॉर्ट हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी ये बता दें कि पहिया जब ईजाद हुआ उस वक्त बहस ये शुरू होगी कि ये दुरुस्त है कि नहीं। पहिया वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के नीचे अगर किसी की जान चली जाए तो वो बहुत बुरी चीज़ है। किसी ऐप की बात कर ली जाए, क्या ऐप बुनियादी तौर पर गलत होती है? जैसे हम टिक बात कर लेंगे, उसका इस्तेमाल गलत है, और अगर इस्तेमाल गलत है उसको दुरुस्त किया कैसे जा सकता है? अच्छा देखें, हर चीज़ का यूज़ और अब्यूज़ हमारे अपने हाथ में होता है। मीडिया इसका अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस करवा सकते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन प्लेटफॉर्म ऑफ मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं। टिकटॉक हो गया या कोई भी ऐसी सोशल मीडिया ऐप जहाँ पर लोग उस चीज़ को अच्छे या बुरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे अपने ऊपर भी है। हम अपने टीनेजर्स को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम उनको कंट्रोल करें तो उससे रिबेलियसनेस जो है वो इंक्रीज़ ही होगी। जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने जब कोशिश की कि इस ऐप को ही बैन कर दिया जाए, दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। कल एक और नई ऐप आएगी जो कि सिमिलर चीज़ें प्रोवाइड करेगी, सिमिलर सर्विसेज, फिर से यही लोग जो हैं वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें उनके माइंडसेट को चेंज करना है कि ये जो सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनको अटेंशन सीक करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, या उनको ये लगता है कि मुझे क्योंकि जो अटेंशन, प्यार, अफेक्शन जो घर से नहीं मिल रहा वो मुझे आउटसाइडर्स दे रहे हैं, तो उस वजह से उनको लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं वो बाहर से वैलिडिटी, बाहर से वो अप्रूवल जो है वो सीक करूँ। अच्छा मैरी, हम बड़े फंसे हुए लोग हैं। ये जो मैं अपनी जनरेशन की बात करें, हम जब बच्चे थे हमारी जान निकल जाती थी अब्बा और अम्मा के रूप से, कुछ कह दिया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उसके अदरवाइज भी कुछ हो सकता है। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मेरी राय है और मेरी मर्जी है और मैं ये कहता हूँ। मतलब वी हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। 9 बजे सोना है तो सोना है भाई, आपने 5 बजे उठना है तो उठना है, आपने नमाज पढ़नी है, लाइक इट और नॉट। आपने हमें बताया गया कि नहीं ये तो तरीका है पेरेंट नहीं। आप लोगों ने हमें कहा कि नहीं जी बच्चों को तो सुनना चाहिए, तो दोस्ती। अब हम इतना फंस गए हैं, हम बच्चों को कहते हैं ये करो, कहते हैं क्यों करें। हम उन्हें कहते हैं इस वक्त उठो, कहते हैं नहीं उठेंगे। हम कहते हैं ये ना करो, कहते हैं हम तो करेंगे। अब मुझे बताएं कि अब क्या करें, जो वालिदैन है हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। हम खुद घबराते हैं रोकते हुए, कहीं ग्रोथ ही ना रुक जाए। ये बच्चे ही कि हम तो हर्ट हो गए हैं, हम तो डिस्टर्ब हो गए हैं, आपने तो हमारा मेंटल पीस खत्म कर दिया, तो मुझे तो बिहेवियर अच्छा नहीं है मेरे साथ। हाउ टू डील विद दिस नाउ?
अच्छा, अब देखें कि हमने बच्चे को ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी है कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हमने उसको दे दी है। ऑटोनॉमी जब हमने दे दी, एट द एंड ऑफ द डे ही और शी इज स्टिल अ किड। उसकी जजमेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप जितनी नहीं हो सकती है, आप जितनी मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं आ सकती है। अब इसके अंदर पेरेंट्स को जो है ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, मतलब कि इस वजह से क्योंकि आज का जो बच्चा है उसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जो कि उसको आपसे 10 हाथ आगे हर वक्त रखता है। बंदर के हाथ बंदूक लग गई हुई है। यू कांट बैक ऑफ फ्रॉम इट एनी मोर, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे वो दैट अगेन वुड कॉज अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। वो सोशली कनेक्ट नहीं रह सकेगा। स्कूल्स ने अब एक काइंड ऑफ एक रिक्वायरमेंट बना दी है कि बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी होगा, उसके पेरेंट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, फेसबुक ग्रुप्स अलग बने हुए हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें ना काइंड ऑफ अब एक रिक्वायरमेंट बन गई है। अगेन वही बात कि हमने जो ऑटोनॉमी दी है, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी अगर बच्चे को दी है, एट द सेम टाइम don't try to control the kid, but उसको consequences बताएं। This is what happens in the West as well, that this is their way of parenting. This is the bad side, this is the good side. इसके ये consequences हैं, इसके ये consequences हैं, and then you leave it on the child. Yes, again उसकी decision making आपकी जितनी अच्छी, आपकी जितनी mature नहीं हो सकती। वो तो ये भी कह देते हैं 18 साल हो गए, जाओ जाके कमाओ, हमें नहीं पता, जहाँ से मर्जी लेके आओ, go pay your fee and bills, we are not responsible for you। वहाँ पे वो तो मतलब हम ये कह सकते हैं, हम तो मर जाते हैं अपने बच्चों के पीछे, बिकॉज बट देन डोंट यू थिंक कि ये हमारी अपनी भी इमोशनल कह ले, हमें अपनी भी इमोशनल वीकनेस है दैट वी वांट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। और चाहे बच्चा आपका 25 साल का हो जाए या 30 साल का हो जाए, हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसका ख्याल रखें, हम उसको शादी से लेकर उसके भी बच्चों का ख्याल अब हम ही रखें। तो एक तरह से हमारी अपनी भी एक इमोशनल वीकनेस है ये कि हम उनको वी डोंट वांट टू लेट देम गो, हम उनको अपने ओन पर डिसीजंस लेने भी नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर बच्चा खुद डिसीजंस लेने लग गया तो अनकॉन्शियसली एज अ पेरेंट आई फील कि इसको मेरी तो जरूरत रहेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है मैरी, आप आइए, आपका बहुत शुक्रिया। टू डिस्कस, लेकिन टाइम बार्ड है, हम रुकेंगे यहाँ पे। वैसे वे कहते हैं ना, फितनों का दौर है और हिफाजत करनी पड़ेगी अपनी भी और अपनी औलाद की। बिल्कुल, अपनी औलाद पे नजर रखें, चेक लाजमी रखें, और फिर अच्छा बुरा क्या है उनको हम यही समझा सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। अब हम एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस।